हेलो बच्चों, वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई ऑन इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। अनअकैडमी के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो एक स्ट्रेटजी पे बेस्ड टॉपिक है। बेसिकली मेंस का एग्जाम स्टार्ट है और इस समय बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि क्वेश्चंस में कुछ चीज़ों को कैसे टैकल करें, क्योंकि क्या होता है कि नॉर्मल चीज़ें तो टैकल हो जाती हैं, बट एक टेल पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पूंछ वाले प्रश्न, प्रश्नों के पूंछ, टेल, पूंछ। जैसे विवेचना करें, जैसे निष्कर्ष लिखें, तथ्यात्मक विवेचना करें, आलोचनात्मक विवेचना करें, टिप्पणी करें। इस संदर्भ में कई मिथ्स हैं, कुछ रियलिटीज भी हैं। कुछ लोगों का सोचना होता है कि पता नहीं इनका क्या रियल वैल्यू है, क्या इसमें कुछ रियली में प्रभाव पड़ता है। आज हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में अभी डिस्कशन करने वाले हैं कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है, विशेषकर जो मेंस देने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उनके लिए शुभकामनाएं भी प्रेषित कर रहा हूँ। और जितना आपने पढ़ा है उसी से आएगा, ये सोच लीजिए, उसे बाहर नहीं जाने वाला, और उसके हिसाब से ही तैयार करें। तो स्टार्ट करता हूं। पहले मैं आपको कुछ परिचय दे दूं। बच्चों, मेरा नाम है निशांत श्रीवास्तव। वर्ष 2000 से इस क्षेत्र में कार्यरत हूं और अनेक राज्यों में संस्थाओं के माध्यम से पढ़ा चुका हूं। अगस्त्य आईएएस, कुमार आईएएस, अपराजिता आईएएस, पैरामाउंट आईएएस मिशन जैसे संस्थानों के माध्यम से पढ़ा चुका हूं। बाई क्वालिफिकेशन एमए एमफिल हूं। बहुत सारे मैगजीन्स में मैंने आर्टिकल्स भी लिखे हैं। आप मुझे टेलीग्राम के t.me unacademy_निशांत श्रीवास्तव के लिंक पे फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको मेरी सारी जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी, मेरी क्लासेस के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकेगी। आप अनअकैडमी के @spectra निशान -7339 के लिंक पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको मेरे बहुत सारे PDF और ये सारे फॉर्मेट्स मिल सकेंगे। बच्चों, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड किया जा सकता है गूगल प्ले स्टोर से एंड्रॉयड वर्जन के लिए और ऐप स्टोर से एप्पल वर्जन के लिए। आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जैसे ही डाउनलोड करते हैं आपको अनलिमिटेड बेनिफिट्स मिलते हैं, लाइक डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, लाइव टेस्ट क्विजेस और अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिल सकता है। आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप के साथ ही 15,519 प्लस कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें पॉलिटी, गवर्नेंस, IR, ज्योग्राफी, साइंस, टेक्नोलॉजी, CRT की समरी, हिस्ट्री ऑप्शनल, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, आर्ट, कल्चर, करंट अफेयर्स, इंडियन इकोनॉमी, प्रैक्टिस स्ट्रेटजी और आंसर राइटिंग जैसी तमाम सुविधाएं आपको मिल सकेंगी। बच्चों, आप मेरे कोड का यूज करके सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 10% का इंस्टेंट ऑफ मिलता है। आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को जैसे ही सब्सक्राइब करते हैं 100+ टॉप एजुकेटर से मिल सकते हैं, दर्शन गुर्जर सर से लेकर के मुन्नाल सर से, प्रकाश कुमार सर से, मुदित सर से, रोमन सैनी सर से, आयुष सर से, आशीष मलिक सर से, पांशु सर, सभी जो टॉप मेंटर्स हैं उनसे आप अपने एजुकेशन को, अपने डायरेक्शन को और अपनी तैयारी को परिपूर्ण कर सकते हैं। बच्चों, आप दो तरह से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, प्लस कोर्स और आइकॉनिक। प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन 1 साल का 49,500 का होता है, जो कि मेरे कोड का यूज करके 44,500 में लिया जा सकता है। 2 साल का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं 64,800 में और 3 इयर्स का 81,000। बट बच्चों, अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसके पीछे रीज़न होता है कि आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिलता क्या है। तो आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिलते हैं पर्सनल कोच, जो आपकी तैयारी को पूरी तरह से गाइड करेंगे, आपको हमेशा गाइड करने के लिए कंडीशन में रहेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी पूरी हो सके। वो आपके मेंस के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, उनको प्रैक्टिस कराएंगे, आपके स्टडी प्लानर के साथ डिस्कशन करेंगे और आपको पर्सनलाइज फीडबैक भी देंगे। इसके लिए 1 ईयर 69,500 का होता है, जो मेरे कोड का यूज़ करके 62,550 में ले सकते हैं। मेरा कोड है निशांत 1।
बच्चों, आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 96,300 में और 3 इयर्स का 1,26,900 में। ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का कॉस्ट बढ़ने वाला है, अभी जल्दी से जल्दी बढ़ेगा। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जल्द से जल्द ले लें। और बच्चों, आप सिर्फ ऑप्शनल के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। 27,500 फीस है, जो मेरे कोड का यूज़ करके 24,750 में लिया जा सकेगा। बच्चों, अब जो 6 महीने का अब अगर हम लोग देखते हैं तो यूपीएससी में सिर्फ 6 मंथ्स बच गए हैं जून में। और इसके लिए अन अकेडमी आपके लिए लाया है 2021 के लिए विशेष कक्षाएं, 2022 के लिए और 2023 के एस्पेरेंट्स के लिए भी विशेष कक्षाएं लाई गई हैं, जो कि आज 11 जनवरी से स्टार्ट हो रही हैं। और इसके लिए आप मेरे कोड निशांत 1 का यूज़ कर करके इसमें एनरोलमेंट करें और अपनी तैयारियों को पूरा कर सकेंगे। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने अभी अभी बताया कि 11 जनवरी से 6 महीने को स्पेशल ध्यान में रख कर करके कोर्स लॉन्च किए जा रहे हैं। 2022 के लिए भी कोर्स लॉन्च किए जा रहे हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में लॉन्चेस हो रहे हैं। आप वर्ष 2023 को लक्ष्य करके भी अपने आपको अगर कोई 2023 को लक्ष्य कर रहा है तो वो भी इसमें आ सकता है। आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए भी नए कॉम्बोज लॉन्च किए गए हैं ताकि बच्चों को सुविधा मिल सके। इसमें प्लस कोर्स ऑप्शनल और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जीएस का है, जो कि 1 साल 1,31 का है, जो कि मेरे कोड का यूज़ करके 99,000 यानी 4,000 ओनली पर मंथ के हिसाब से लिया जा सकेगा। बच्चों, अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ स्ट्रेटजी, यानी हम लोगों की रणनीति। किस तरह की रणनीति? तो जो टेल पार्ट्स होते हैं, ऑफ क्वेश्चंस, यानी जो आप बोल सकते हैं प्रश्नों के पूछ या पुछल्ले शब्द कहते हैं। ठीक है। अब बच्चों, आपने देखा होगा क्वेश्चंस में लास्ट में लिखा हुआ होता है टिप्पणी करें, सम आलोचनात्मक व्याख्या करें, इस तरह की बहुत सारी चीजें लिखी हुई। तो वास्तव में इनका मतलब क्या होता है, क्या रीजन होता है इनको करने का, क्यों इन प्रश्नों को पूछा जाता है और क्या इनका कोई रियल में महत्व होता है? बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जो एग्जाम न सिर्फ इंडिया बल्कि वर्ल्ड के सबसे सम्मानित एग्जाम्स में से एक है। भारतीय सिविल सेवा की अगर आप बात करते हैं तो वर्तमान युग से नहीं, अंग्रेजों के जमाने से इस सेवा का अपना एक महत्व रहा है। अंग्रेजों के जमाने से एक अलग से फैसिनेशन रहा के लिए ललायत रहे। तो एग्जाम ऑब्वियस सी बात है कि ये एग्जाम उन विशेषज्ञों, उन लोगों को तलाशने के लिए किया जाता है जो कि प्रशासन में अपनी महत्व, भारत जैसे पूर्ण देश में एक सिविल सेवक की क्या भूमिका है, ये आप लोग अच्छे तरह से जानते होंगे। एग्जाम में मेजर पार्ट होता है मेंस, जो कि आपके लेखन शैली, लेखन कौशल से जुड़ा हुआ होता है। मेंस के लिखते समय क्या होता है, जब कई बारी चर्चाओं के दौरान में अनेक ऐसे लोगों से हमारी मुलाकात हुई, इतने वर्षों से हूँ तो बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई, तो उसमें से कुछ लोग परीक्षक भी रहे हैं। उनसे जब बातचीत होती रहती है तो ये जानने का प्रयास रहता है कि भाई कैसे उन लोग, किस तरह के लोगों को, कई इंटरव्यू बोर्ड्स में भी मैं जब गया हूँ तो उसमें मुलाकात होती है पैनलिस्ट से, तो हमने ये पूछा कि भाई ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसका क्या महत्व है, मतलब क्या आप ढूंढते हैं, बच्चों में क्या ढूंढते हैं।
तो उन्होंने कहा कि बच्चों में हमें सबसे पहले तो वो क्षमता कि भविष्य में ये अगर कोई भी एग्ज़ाम जो हम लोग ले रहे हैं, तो ये भविष्य में किस तरह से अगर इनके समक्ष कोई चुनौतियाँ आती हैं या कुछ आती हैं, कुछ परिस्थितियाँ आती हैं, तो ये कैसे रिएक्ट करेंगे। तो उसी दौरान में जब ये चर्चा हुई कि भाई कई बारी जो शब्द होते हैं वो टेल पार्ट्स होते हैं, उसका क्या महत्व रहता है और उसमें भी क्या बहुत स्ट्रिक्टनेस होती है। तो कई बारी क्या होता है कि लोगों का एक उत्तर ये रहता है कि देखिए सामान्य तौर पर उत्तर के प्रवाह यानी जो लिख रहे हैं उसका जो फ्लो है वो हमारा जो कंटेंट है वो कंटेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है या नहीं, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होता है किसी भी परीक्षक का ये कॉपी चेक करते समय। हालांकि जो प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न को पूछने पे जो प्रकृति है उस प्रकृति पे भी हम लोग ये देखते हैं कि भाई जो बच्चे से पूछा गया है क्या वो उस फेज में आंसर दे पा रहा है। क्योंकि देखिए आप बनेंगे एक प्रशासक, तो प्रशासक से कोई भी ये क्या उम्मीद करता है कि जो लॉज हैं, जो कानून हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन करे। तो ऐसी दशा में उनके पास एक सेट फॉर्मेट होता है, अगर उस सेट फॉर्मेट के अनुसार कोई भी प्रशासक कार्य करता है तो ये कार्य करने में आसानी होगी। हालांकि थोड़ा सा इनोवेशन डाला जा सकता है, लेकिन कार्य करने का जो फॉर्मेट होता है वो लगभग एक जैसा होता है। तो इसलिए आप अगर सामान्य तौर पे परीक्षक इस पे विशेष ध्यान नहीं देते, लेकिन अगर आपने उस चीज को फॉलो किया तो ये आप में एडेड एडेस एडवांटेज हो जाता है, यानी कि ये एक एडवांटेज के रूप में लिया जाता है कि अच्छा जो परीक्षार्थी है उस परीक्षार्थी को ये नॉलेज है, उसको ये ज्ञान है कि वो इस सब चीज़ों के बारे में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करता है और जानकारी चाहता है और जानकारी रखता है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस किस तरह से जो प्रश्नों के टेल पार्ट्स होते हैं उसमें क्या प्रश्न पूछे जाते हैं और उसका समुचित उत्तर आप कैसे दें। जैसे एक तो सबसे पहले जब हम क्वेश्चन लिखते हैं तो लिखते समय हमारा एक सिंपल फॉर्मेटिंग होनी जरूरी है। जैसे आप प्रश्न लिखते हैं तो पहले क्या लिखना है, उसके बाद इसके कनेक्शन में सेकंड क्या लिखना है और इसके कनेक्शन में थर्ड क्या लिखना है, इसको आप टेक्निकली देखिए। जैसे आप कभी भी जब प्रश्न पूछा जाए तो सबसे पहले आपको परिचय यानी इंट्रोडक्शन पार्ट देना जरूरी है, फिर उसका बॉडी और फाइनली कंक्लूजन। ये एक जिसको मैं बोलूं तो विशेष तरीका होता है किसी भी प्रश्नों के उत्तर को लिखने का और किसी भी प्रश्न के उत्तर को देने का। अगर हम लोग देखें तो कैसे एक स्टार्ट होता है, कैसे एक बढ़िया स्टार्ट किया जाए, तो देखो कभी भी कहा जाता है गुड स्टार्ट इज हाफ डन। गुड स्टार्ट इज हाफ डन यानी अगर बढ़िया शुरुआत हुई तो आधा काम तो ऐसे ही कंप्लीट हो गया। तो प्रश्नों की प्रकृति को आप समझिए, प्रश्नों की प्रकृति को आप समझें और फिर से उसका उत्तर लिखने का प्रयास करें। जैसे अगर एक प्रश्न पूछा जाए, मैं चूंकि पॉलिटी मेरा मुख्य विषय है इसलिए मैं पॉलिटी से रिलेटेड एक अगर प्रश्न पूछूं तो ये दिया जाए, अगर एक प्रश्न पूछा जाए भारतीय अ, संविधान संघात्मक होते हुए भी एकात्मकता को दर्शाता है। ये तो हो गया प्रश्न।
इसके बाद इसमें बहुत सारे टिल हो सकते हैं, जैसे कि आप हो सकता है एक दे दिया जाए चर्चा करें, यही पुछल्ले शब्द होते। एक दिया जा सकता है मूल्यांकन करें, दिया जा सकता है आलोचनात्मक, मूल्यांकन, टिप्पणी, इस तरह से बहुत सारी चीजें दी जा सकती है। तो ये तो हो गया टिल पार्ट। टिल पार्ट तो हमें अपने उत्तर को उस दृष्टिकोण से मोड़ना पड़ेगा, लेकिन पहले हमें प्रश्न की प्रकृति को समझना पड़ेगा। और प्रश्न की प्रकृति को समझने के लिए सबसे पहले जब भी आपको प्रश्न मिले तो उन प्रश्नों के मुख्य चीजों पे आपको विशेष रूप से फोकस करना हो। जैसे इसमें दिया गया है भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी एकात्मकता को दर्शाता है। यानी दो शब्द संघात्मक और एकात्मकता, इन दोनों पर ये फोकस है। इसको और भी चीजें दी जा सकती हैं, मैं एक बेसिक एग्जांपल ले रहा हूं। अब आपको जैसे ही इस प्रश्न को देखना है तो सबसे पहले तो जैसा कि मैंने कहा कि आपको परिचय, यानी कि इसका जो मुख्य इंट्रोडक्शन है उस पार्ट को देना पड़ेगा। तो उस पार्ट में आपको क्या देना चाहिए? तो सबसे पहले आपको ये देना होगा कि भारतीय संविधान एक अनोखा मिश्रण है जो संघात्मकता और एकात्मकता का मिश्रण है। इसका मतलब है आपने एकात्मकता और संघात्मकता दोनों को दिखाया। अब अगर सपोज करो कि इस प्रश्न को उठाते हैं आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, तो आपको वहीं से, चूंकि आलोचनात्मक मूल्यांकन है तो आपको प्रश्न उसी भूमिका से स्टार्ट करनी चाहिए जिस भूमिका से इस प्रश्न को पूछा गया। भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी एकात्मकता को दिखाता है, यानी कि आपको यहां से शुरुआत हमने किया कि भारतीय संविधान एकात्मकता और संघात्मकता का एक अनोखा मिश्रण है। या भारतीय संविधान एक विशिष्ट प्रकृति का है जिसमें एकात्मक और संघात्मक दोनों लक्षण मौजूद हैं। कुछ लोग इसे संघात्मक होते हुए एकात्मक रूप में झुका हुआ मानते हैं। आप तथ्यों को दे सकते हैं कि भाई ये तथ्य हैं जिन तथ्यों के बारे में ये कहा जाता है। तो हमारा जो प्रारंभ होना चाहिए, इंट्रोडक्शन होना चाहिए। इस इंट्रोडक्शन में ही, यानी जो हमारा परिचय वाला भाग है, इस परिचय भाग में ही हमने सही शुरुआत दिया और पॉइंट उठा करके वहीं से दे दिया कि भारतीय संविधान मिक्सचर है। यानी कि हमने लिख दिया कि हमने दोनों चीजों पे फोकस लेके चलना है कि संघात्मक लक्षण भी है, एकात्मक लक्षण भी है। तो इसके लिए आप संदर्भित करेंगे। दूसरी चीज, कभी भी जब आप उत्तर दें तो उसका जो समस्या जो है उसका क्रक्स का मतलब होता है मूल, जरूर चुने और उस समस्या के बारे में जरूर देखें कि क्या पूछ रहा है। जैसे कि पूछा कि संघात्मक होने के बावजूद एकात्मक झुकाव है, तो आपने क्या प्रश्न का उत्तर ही प्रारंभ किया कि भाई यहां पे ये परेशानी क्यों उठ के आई, क्यों ये समस्या आई कि इसको एकात्मक और संघात्मक में कहा गया, क्योंकि इसमें दोनों गुणों का समावेश है, एकात्मक भी है, संघात्मक भी है। इसीलिए इस प्रश्न के उठने की बारी आई, इसीलिए यह प्रश्न उठा। तो आपको क्या करना होगा? आपको ये अपना उत्तर तैयार करने के लिए उत्तर देते समय इस चीज को तो देना ही पड़ेगा कि भाई इस प्रश्न के उठने का कारण ही यहां से आया कि भाई ये माना जा रहा था कि भारतीय संविधान एकात्मक लक्षण का है भी है और संघात्मक लक्षण का भी है। अब आप अगले ही पैराग्राफ में जिसको हम लोग बात करें, तो आपने क्या किया? जो उत्सुकता बढ़ा दी किसके को? जो हमारे
पढ़ने वाले परीक्षक हैं उनके मन में उत्सुकता बढ़ा दी कि भाई हमारा जो प्रश्न है, इस प्रश्न को मेरे लिखने का जो तरीका होगा वो मैं समस्या को समझ रहा हूं और पहले ही पंच लाइन से ही उस समस्या के बारे में ही बात करने जा रहा हूं। तो ऐसे ही क्या हुआ, आपने सीधा सीधा उस प्रश्न के ऊपर में अपना फोकस किया। ये पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको। इसीलिए हमने क्या किया, मैंने बताया कि जो स्टार्टिंग होता है उस स्टार्टिंग में ही हमें क्लू छोड़ना होता है। तो हमने क्या किया, प्रारंभ में जो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था उसी में हमने 2 क्लू को ड्रॉप किया कि भाई भारतीय संविधान एक विशिष्ट संविधान है जिसमें दोनों गुण हैं, संघात्मक और एकात्मक। अब अगला जो हमारा पंक्ति होगी उस पंक्ति में ही हम संघात्मक और एकात्मक दोनों गुणों की विवेचना शुरू में ही कर देंगे। जैसे हम लोग लिखेंगे, भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है जिसमें केंद्र और राज्य 2 स्तर की सरकारों की बात कही गई है और दोनों के शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। वहीं स्वतंत्र न्यायपालिका जो कि संघात्मक लक्षणों का एक महत्वपूर्ण अवयव है, ये हमारे संविधान के अंतर्गत प्रदान की गई है। तो कहने का मतलब आपने जो मेन लाइन है उसी मेन लाइन में जहां से प्रश्न स्टार्ट किया था उसको कनेक्ट किया। देखो, गैप मत रखना कि हमने इंट्रोडक्शन कुछ और लिखा, बॉडी कुछ और लिखा, कंक्लूजन कुछ और निकला। ऐसा नहीं करना। आपको हर चीज, पहला जो भी आप उत्तर लिख रहे हैं वो दूसरे लाइन का प्रारंभ होना चाहिए, यानी पहली जो समाप्ति हो रही है वहीं से दूसरा लाइन प्रारंभ करेंगे तो हमारा उत्तर क्या होगा, हमारा उत्तर एक अच्छा उत्तर होगा। जिस उत्तर में हम लोग क्या कर रहे होंगे, जिस उत्तर में हमारे पास में सारा एक दूसरे से बाउंडेड होगा और एक दूसरे के ऊपर में सारी चीजें चली हुई होंगी। तो हमने क्या स्टार्ट किया, हमने स्टार्ट किया, मैं कई कुछ मॉडल आंसर्स आप लोगों को लिखवाऊंगा। जब हम लोग तैयारी कर रहे होंगे तो हम लोग कुछ मॉडल आंसर्स भी लिख रहे होंगे। तो जैसे कि आपने शुरुआत की कि भाई हमारा संविधान एक ऐसा संविधान है जिसमें एकात्मकता और संघात्मकता दोनों लक्षण मौजूद हैं, ये हमने स्टार्ट किया। उसके बाद हमने एक ही लाइन में जो पैराग्राफ चेंज करके हमने दूसरी लाइन लिखी, उसी में लिख ली संघात्मक लक्षण कौन से हैं जो भारतीय संविधान के अनुसार मौजूद हैं। पैराग्राफ चेंज कर करके लिखेंगे, परंतु कई मामलों में शक्ति पृथक के सिद्धांत होने के बावजूद संघ को अधिक शक्ति प्राप्त है। जैसे राज्य सूची के विषय पे कई मामलों में कानून बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त हो जाती है जो संविधान द्वारा प्रदत्त की गई हैं। जैसे किसी अंतरराष्ट्रीय संधि की दशा में, 2 राज्यों के विवाद की दशा में, अथवा अगर हम लोग बात कहें तो किसी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व के हो जाने के संदर्भ में ये जो संविधान का भाग होता है वो एकात्मक रूप में कार्य करने लगता है। तो कहने का मतलब संघात्मक और एकात्मक दोनों आपने लिख दिया और इन दोनों के बारे में शुरू में ही बता दिया। अब अगर हमारे पास में इसके इस चीज को लिखना है तो अब हमारे पास में पूरा मौका है, क्योंकि हम लोगों ने संघात्मक क्या होता है ये भी बता दिया, भारतीय संविधान में कहाँ वो मौजूद है वो भी बता दिया, और एकात्मक क्या है और एकात्मक हमारे संविधान में कहाँ मौजूद है ये सब बता दिया। तो हमारे पास एक मौका मिलता है कि हम लोग इन सब चीजों को क्या कर सके, इन सारी चीजों को आगे परस्यू करा सके। अब इसी बेसिस पे अब हम लोग क्या करेंगे कि भारतीय संविधान का जो पूरी का पूरा इंट्रोडक्शन है, वो सारी चीजें हैं वो हम लोगों ने दे दी। अब हम लोग 2-3 पंक्ति 4 पंक्ति के अंदर अंदर ये सारे टॉपिक्स को क्या करने लगेंगे, इन सारे टॉपिक्स की व्याख्या करनी शुरू करेंगे। यद्यपि संघात्मक व्यवस्था में शक्ति का पृथक्करण होता है, भारतीय संविधान में भी है, लेकिन एकात्मक गुण संघात्मक गुणों के विरुद्ध होता है, जहां राज्य की शक्तियों पे और अवशिष्ट शक्तियों पे केंद्र का
अधिकार हो जाता है। ये संघात्मक लक्षणों का विरोध करती हैं और आलोचक भी यही मानते हैं कि इसमें राज्यों की शक्ति कम होती है और संघ की शक्ति बढ़ जाती है। अब ये चीज आपने क्या लिखा, आलोचना का पार्ट लिखा। अब आपको इसको जस्टिफाई करना है, परंतु ये सामान्य दशा में नहीं होता, ये उसी दशा में होता है जब किसी भी प्रकार की आपात स्थिति होती है। अब आप लिखेंगे कि भारत में संघ की सरकार को आंतरिक सुरक्षा, बाह्य आक्रमण से सुरक्षा की जिम्मेवारी दी गई है। ऐसी दशा में जब राज्य पे, किसी विशेष भाग पे या देश के ऊपर में किसी भी तरह का आपात स्थिति आती है, तो वैसी दशा में यह संघ का कर्तव्य बन जाता है कि वो राज्यों के हितों की रक्षा करे और उनका संरक्षण करे। इसीलिए ये शक्तियां आपात के दौरान में संघ को प्रदान की गई हैं। ये सामान्य सामान्य स्थिति में नहीं होता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपात स्थिति में इसे लागू किया जाता है। अर्थात सामान्य स्थिति में तो भारतीय संविधान संघात्मक होता है, जबकि यह सिर्फ और सिर्फ आपात स्थिति में क्या होता है, ये एकात्मक रूप में कार्य करता है। तो आपने क्या किया, आलोचना लिखी। आलोचना का यह भी लिखा कि ये क्यों किया गया है, इसका क्यों का जवाब आपने लिखा। जब इस क्यों का जवाब दिया तो आलोचनात्मक और मूल्यांकन भी कर रहे हैं आप कि क्या क्या पॉइंट्स आपको दिया गया है। उसी तरह से अब आप उसमें एक और भी बात लिखेंगे कि कई नए राज्यों के निर्माण और राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन की शक्ति संसद को प्रदान की गई है। तो आपको यह लिखना है कि भारतीय संघ इस मामले में अलग है कि यहां राज्य किसी समझौते के अंतर्गत नहीं है, बल्कि यह संघ के ही अभिन्न भाग होते हैं। भारतीय संघ प्रशासनिक स्तरों पर राज्यों के निर्माण को करता है, तो प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से यह किया गया है। अतएव प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से किए जाने के कारण राज्यों के पुनर्निर्माण की शक्ति संसद को प्रदान की गई है। तो आपने क्या किया, संवैधानिक प्रश्न उठाया, जो आलोचकों का शब्द उठाया और फिर उसका मूल्यांकन किया। कहने का मतलब हर लाइन को उठाइए और हर लाइन को मूल्यांकन करें। आप इसमें लिखेंगे कि कई बारी ये राज्यों का ये कहना होता है कि राज्यों को कभी भी राज्यों का विनाश किया जा सकता है, लेकिन और राज्यों का विनाश किया जाता है क्योंकि दो या अधिक राज्यों को मिला दिया जाता है या किसी राज्य को दो भागों में बांट दिया जाता है। तो आप बिल्कुल लिखेंगे कि ये संभव है कि दो राज्यों को एक साथ बांट दिया जाता है या राज्यों का विभाजन किया जाता है और यह शक्ति सिर्फ और सिर्फ संघ को प्राप्त है। परंतु इसका कारण यह है कि राज्य एक प्रशासनिक इकाई है और प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से ऐसा करना आवश्यक होता है। परंतु जैसे ही राज्य का निर्माण हुआ, उसे अनुसूची 7 के अंतर्गत दी गई सूचियों में राज्य सूची के विषय पे कानून बनाने की शक्ति मिल जाती है। यानी कि सिर्फ राज्यों को बांटने की शक्ति संघ को दी गई है, मगर उनके जैसे ही उनका एक अस्तित्व हो जाता है, उनको ऑटोमेटिकली संविधान से पावर मिल जाता है, संविधान से शक्तियां मिल जाती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आप जो भी प्रश्न लिखिए, अगर आलोचना लिखने के लिए बोला गया है तो ऐसा नहीं हो कि आप आलोचना के चक्कर में अपनी जो एक लक्ष्मण रेखा होती है उसको जाकर के अपने पर्सनल जितने भी व्यूज हैं, संवैधानिक व्यूज की ऊपर में प्रायोरिटी रख करके आप काम करना शुरू करें। कहने का मतलब है आपको इस समय सतर्क रहने की आवश्यकता पड़ती है। आप जब लिख रहे होते हैं तो वो जो संविधान के दायरे हैं, संविधान के जो उपबंध हैं, उन उपबंधों को फोकस में रख के लिखेंगे, न कि आप अपने किसी भी पूर्वाग्रह और किसी भी चीजों को देखते हुए लिखेंगे। और शुरुआत जो भी होनी चाहिए, मैं हमेशा कहता हूं कि 2 से 3 पंक्ति, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि अगर आप बैलेंस बनाना, देखिए एक अनुपात होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अगर 10 मैं
करूं कि पूरे के पूरा आंसर 10 भागों में मुझे बांटना है, तो 2 भाग से ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए और 2 भाग से ज़्यादा कंक्लूजन नहीं होना चाहिए और फिर 6 भाग हमारे बॉडी का होना चाहिए। तब और जब ये होगा तो ये सही अनुपात। नहीं तो मालूम चलता है कि लोगों ने इंट्रोडक्शन में ही पूरे का पूरा पैरा लिख लिया, लास्ट में थोड़ा सा बच गया। कई बार क्या होता है कि लोग को किसी विषय में ज़्यादा जानकारी होती है, अगर वो प्रश्न उस बारे में नहीं पूछा गया तो भी उनको लगता है कि जब मैंने तो ऐसे तैयार किया है, जैसे कि एक आप बचपन में कहानी सुनते होंगे कि ये पूछा जाता है कि निबंध लिखिए और उसमें आ गया कि भाई मेरे पूज्य पिताजी, उस पे किसी ने पूरी तरह से निबंध लिखा और आ गया मेरे पड़ोसी, और उस पे उन्होंने बस पिताजी की जगह में पड़ोसी पड़ोसी कर दिया, तो फिर क्या होगा, वो मिसमैच हो जाता है। तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो चीज पूछा गया है आप उसी को उत्तर में लिखिए, पूरी तरह से कन्वर्ट करने की कोशिश ना करें। और क्या होता है कि कई बारी जो लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, अपने आंसर में ये दिखाने के लिए कि मुझे ज़्यादा आता है, एक तो फैक्चुअल्स देना शुरू करते हैं। वो आपको देने की आवश्यकता नहीं है, एक सटीक उत्तर देने की ज़रूरत है। एक सटीकता के साथ उत्तर दीजिए, एक बहुत अच्छे से उत्तर दीजिए और एक फॉर्मेट में उत्तर दीजिए। अब बारी आती है कि जो शब्द हम लोगों के पैराग्राफ्स में हैं उनमें कैसे आपको काम करना है। तो वो मैंने अभी बताया कि पहला जो लाइन जहां आप ड्रॉप करेंगे, दूसरी लाइन को वहीं से स्टार्ट करेंगे। मतलब जैसे कि हम लोगों ने क्या बताया, मैंने आपसे डिस्कस किया कि भाई भारतीय संविधान एक संघात्मक और एकात्मक लक्षण हो, तो आपने क्या बताया कि विशिष्टता है, दोनों का सार है। अब हम लोगों ने, ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था, हमने मुख्य बॉडी में क्या बताया, संघात्मक लक्षण कैसे, एकात्मक लक्षण कैसे। अब हम लोगों ने बताया कि एकात्मकता की ओर झुकाव का कारण क्या रहा, फिर हम लोगों ने उसके बाद की चीज़ों की चर्चा की, फिर बाद की चीज़ों की चर्चा की, और फाइनली कंक्लूजन में हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग हमेशा देखेंगे कि भाई ये जो सरकार है वो संघात्मक और एकात्मक की जगह एक दूसरे के सहयोगात्मक है। इसीलिए सहकारी संघवाद के रूप में भारतीय संविधान जाना जाना चाहिए, न कि एकात्मक संघात्मक अथवा संघात्मक की ओर झुका हुआ, एकात्मकता की ओर झुका हुआ, ये सब नहीं, बल्कि दोनों सरकारों का अंतिम उद्देश्य जन कल्याण है। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के परस्पर सहयोग, एक दूसरे के विरोधी की जगह एक दूसरे के परस्पर सहयोग को करेंगे तो क्या होगा, हमारे यहाँ जो भारतीय संविधान की मूल भावना है वो भी रह जाएगी। बच्चों मैं ये हमेशा कहता हूं कि जब भी जरूरत हो आपको उदाहरण जरूर डालिए। हमेशा क्या करना होता है, जैसे ज्योग्राफी वगैरह रहे तो उसमें मैप और डायग्राम जरूर डालिए, या इवन आईआर में मैं आपको बताऊं, जैसे आईआर में भी आपको मैप डालना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं, देखो आप हवा में कोई चीज कह रहे हो वो क्या प्रभाव डालता है, और आप जो तथ्यात्मक और चित्रित रूप में कोई कार्य कर रहे हो तो क्या प्रभाव डालता है, आपको बताना पड़ेगा। जैसे मान के चलो कि आईआर में एक प्रश्न उठता है, क्वाड, एक स्क्वायर है क्वाड, उसमें हम लोगों को मालूम है कि इधर जापान का है, इधर ऑस्ट्रेलिया है, आप इधर देखते हैं अमेरिका की बात करते हैं, और इधर हम लोग देखते हैं तो भारत। तो आपको ये बताना होगा कि इन लोगों ने क्यों इसको फॉर्म किया। अगर इस मैप को आपने बता के, एक रफ मैप को बता कर करके क्वाड को बताया, और यहाँ पे चाइना का क्या फोकस है और इसको कैसे काउंटर करने के लिए बताया गया है, तो जो परीक्षक हैं उस पे प्रभाव पड़ेगा कि इस बच्चे को आता है कैसे चीजों को, और इसे तथ्यात्मक ज्ञान भी है और ये भी पता है कि ये कहाँ पे है। एक अगर हम लोग लिखें कि क्वाड 4 देशों का एक अघोषित समूह है जहाँ पे चाइना के बढ़ते हुए प्रभाव को प्रतिनियंत्रित करने के लिए किया गया। एक आपने सिर्फ ये लिखा और किसी बालक ने क्या किया कि चाइना को बनाया, यहाँ जापान बनाया, यहाँ ऑस्ट्रेलिया बनाया, यहाँ भारत बनाया, और यहाँ पे कुछ
जो एशियाई देश हैं उनके बारे में बताया, और फिर बताया कि यहाँ पे चाइना के बढ़ते हुए प्रभाव को प्रतिनियंत्रित करने के लिए इन देशों ने अपना लॉजिस्टिक समझौता किया है। तो परीक्षक को आपका उत्तर ज्यादा अच्छा लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि आपने उसे एक चित्रात्मक रूप में, एक अगर मैं बोलूं तो अभिव्यक्त रूप में उसको बताने का प्रयास किया, और आप इसमें सफल रहे, तो उसमें ज्यादा चीजें मिलेंगी। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं जहां मैप और डायग्राम डालना चाहिए वहां जरूर से आप डायग्राम डालें, जरूर से डायग्राम डालें। लेकिन ऐसा नहीं कि कहीं भी डायग्राम कुछ और डालना हो तो डायग्राम, जबरदस्ती डायग्राम के चक्कर में हम पड़ जाएं। अगर मालूम चलेगा कि जी हमें फसलों का वर्गीकरण दिखाना है, तो हम गेहूं की बालियां और मेज का चित्र बनाने लगे कि जी ये देखिए इस तरह का मक्का होता है, इसमें हरी हरी पत्तियां होती हैं, और इसमें अगर हम लोग बात करें तो ये घास टाइप का पौधा होता है, और इसमें घास का आप चित्र बना दिए। ये ऐसा नहीं होता। मैप और डायग्राम इंटेलिजेंटली डालिए, ऐसा न लगे कि आप उस पे थोप रहे हैं, बल्कि वो प्रश्न के भाग के रूप में नजर आए। जैसा कि अभी अभी मैंने बताया, अब अगर मैं सपोज कीजिए एक आता है साउथ चाइना का जो सी है, यानी दक्षिण चीन सागर, इस दक्षिण चीन सागर के विवाद के बारे में बताना, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये चाइना का के जो दक्षिणी सागर विवाद है, इसमें वियतनाम की क्या भूमिका है, इसमें सिंगापुर का क्या रोल है, इसमें ये जितने भी अगल बगल के आपके क्षेत्र हैं, इन लोगों ने क्यों इस पे विवाद, इन लोगों का इसमें क्या विवाद है, इनकी क्या अपनी सुरक्षा संबंधी चुनौतियां हैं, इसमें आप अगर पिक्चर बना कर करके बताएंगे ये है साउथ चाइना का ये एरिया है, और यहाँ पे रह रहे देशों को इससे परेशानी हो रही है, इनकी संप्रभुता खतरे में पड़ रही है, जो चीन के विस्तारवादी नीतियों के कारण अपने संप्रभुता के लिए खतरा मान रहे हैं, और इसी संबंध में ये विवाद है। तो आपने क्या किया, परीक्षक के मन में एक अपना सकारात्मक भूमिका, इसमें ये नहीं लग रहा है कि आपने इसको जबरन थोपा है। लेकिन अगर मान लीजिए यही साउथ चाइना विवाद आ रहा है, आप यहाँ पे पूरी तरह से दिखाने लगे कि चाइना ने रोड बेल्ट परियोजना बनानी शुरू की है, श्रीलंका में ये बनाया है, अफगानिस्तान में इसका ये रोड बेल्ट परियोजना है, अफ्रीकी देशों में इसका ये रोड बेल्ट परियोजना के हिसाब से चल रहा है, साउथ चाइना सी भी इसी रोड बेल्ट परियोजना से कुछ लोग जुड़े हुए, तो इन सब का कोई मतलब ही नहीं बनता यहाँ। आप दक्षिणी चीन सागर विवाद पूछा गया तो इसमें रोड बेल्ट को लेकर के पूरे रोड बेल्ट बनाने लगे कि हमें ये दिखाना है परीक्षक को कि देख भाई, तुझे सिर्फ यही नहीं समझ कि मुझे साउथ चाइना आता, मुझे ये भी आता कि चाइना ने रोड बेल्ट परियोजना क्या बनाई। वो आपसे पूछा ही नहीं जा रहा है। तो मैप दीजिए, डायग्राम दीजिए, लेकिन उचित तरीके से लगे नहीं कि जबरन थोपा गया है। अब प्रवाह, मैंने बार बार बोला कि एक प्रवाह बना हुआ रहना चाहिए, जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया, तो वो एक प्रवाह गतिशीलता होती है, और सब गतिशील बिंदुओं को एक साथ जोड़ करके अंतिम में आपको देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई भी चीज है बस शुरू कर दिए हैं, और जो परीक्षक है उसको ये उत्सुकता होनी चाहिए, वो इस तरह से आपके उन उत्तर के सम्मोहन में बंधा हुआ होना चाहिए कि वो आपको तुरंत मार्क्स दे दे। आपके उस प्रवाह को देख करके उसे ये न लगे कि क्या ये अगर कहीं इधर उधर प्रश्न से आप विचलित भी हो रहे हैं लेकिन प्रवाहमान है, तो उस प्रवाह की दशा में बढ़ जाए, तब आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। बाद में जब परीक्षक होगा वो आपके सम्मोहन से कब निकल पाएगा, जब वो दूसरे की कॉपी चेक कर रहा होगा, अरे इसमें तो ये पूछा था लेकिन उस बच्चे ने तो कुछ और उत्तर दे दिया, हालांकि मैं उसके प्रवाह शैली इतनी अच्छी थी कि मैं उसमें बह गया। तो आपको अपनी उत्तर में प्रवाह की बहुत जानकारी रखिए, सटीक रखिए, जब भी पढ़िए तो पॉइंट, इसीलिए मैं जब भी अपनी क्लास में बोलता हूं कि पॉइंट वाइज नोट्स बनाइए, पॉइंट्स को जॉट डाउन कीजिए, और पॉइंट्स को जॉट डाउन करके नोट्स को बनाते रहिए। पॉइंट्स को जब नोट करेंगे ना आप, तो आपका उत्तर हमेशा अच्छा रहेगा। बच्चों, आप उत्तर के समाप्त करने के लिए निष्कर्ष बहुत उचित लिखिए, मौलिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो इंट्रोडक्शन है उसी को हमने
यहीं पे लिख दिया, जैसे कि बहुत सारे लोग लिखते हैं, विशेषकर अपने आप को साइंस का विद्यार्थी समझने वाले लोग भी ये गलती करने लगते हैं कि लेफ्ट हैंड प्रमेय एक के अनुसार ये शुरुआत की और लास्ट में भी लिखा LHS इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। गलत हो जाएगा। आप उत्तर को समाप्त करने के लिए अपनी मौलिकता को दिखाएं। जैसे कि अभी आपके साथ मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया कि भारतीय संविधान संघात्मक प्रवृत्ति की ओर झुकाव कम और एकात्मक की ओर ज्यादा है, तो आप लिखेंगे कि इसका झुकाव किसी भी तरफ नहीं है, बल्कि ये दोनों सरकारों को अपने अपने कर्तव्यों के अनुपालन के लिए सही अनुदेशित करता है। और चूंकि केंद्र की भूमिका इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण नजर आती है क्योंकि इमरजेंसी में यानी आपात स्थितियों में उसके निर्णय की क्षमता अधिक हो, और ये कमोबेश जितने भी विश्व के देश होते हैं सब में यही होता है। आपात स्थिति और आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण में केंद्र को ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की जाती है। आप अमेरिका का उदाहरण ले सकते हैं कि अमेरिका में भी अगर आप देखते हैं तो सामान्य तौर पर राज्यों के पास में अपने अपने अधिकार होते हैं और वहां पे प्योर फेडरेशन होता है, लेकिन जहां भी राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है वहां पे या अंतरराष्ट्रीय कोई भी कूटनीति और किसी तरह की बात आती है तो वहां पे केंद्र की भूमिका ज्यादा सशक्त हो जाती है बनिस्पत की राज्यों के। तो वो चीजों को आप दीजिए, बताइए और बताइए कि ये बेसिकली कोई भी सरकार होती है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जनता के कल्याण की बात को रखना और देश की संप्रभुता की सुरक्षा करना, देश की एकता को सुनिश्चित करना, देश की अखंडता को सुनिश्चित करना। ऐसी दशा में इमरजेंसी सिचुएशन में क्या किया जाता है, आपात की स्थिति में क्या किया जाता है, केंद्र को सशक्त भूमिका दी जाती है। तो ये आप लिखेंगे तो उसको लगेगा कि हाँ आपने आलोचनात्मक परीक्षण भी किया है, तो आपने कहां कहां कमियां हैं उसको उजागर किया है, लेकिन उसका जस्टिफिकेशन भी दिया है। तो आपको ऐसे लिखना चाहिए। अब हम लोग आते हैं कुछ पुछल्ले शब्दों पे, जैसे एक डिस्कस वर्ड आता है कि डिस्कस दिस। तो जब भी डिस्कस की बात आती है तो हम लोगों को हालांकि डिस्कस बोले या ना बोले, आप उत्तर में लिखते समय कुछ गहराई, कुछ ठहराव होने की उम्मीद की जाती है और आपको सारे पहलुओं पे, हालांकि किसी भी चीज में आप लिखे, चाहे वो डिस्कस हो चाहे आलोचनात्मक मूल्यांकन हो, हर में कुछ 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 चीजों को आपको हाँ उसमें उस पे फोकस ज्यादा करना होगा। जैसे डिस्कस है तो इसमें आपको उत्तर को लिखते समय आपको बहुत सारे पॉइंट्स पे ध्यान देना पड़ेगा, जितने भी विशिष्ट पहलू हैं उन सब को ध्यान रख करके कार्य करना पड़ेगा। इवन उसके कमियों को और उसकी जो सकारात्मक नकारात्मक पहलू हैं उन सब पे भी ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। वहीं एनालिसिस की बात आती है तो इसमें क्या करना पड़ता है, आप प्रश्न को ब्रेक आउट करना शुरू करते हैं और खंडों में तोड़ना शुरू करते हैं। जैसे संघात्मक पहलू, संघात्मक वर्ड लिख दिया और उसके बारे में बताया, आपने एकात्मक बताया, उसमें बताया, उसके बाद में दोनों का फ्यूजन कैसे किया गया है वो बताया। तो एनालिसिस में सिर्फ प्रश्नों का उत्तर वही रहेगा, लिखने का जो कंपोजिशन है, घटक है, वो केवल परिवर्तित हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें इवैल्यूएशन, तो इसमें किसी विशेष तर्क और परिकल्पना की जरूरत होती है। आपको कोई भी पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट और हाइपोथेसिस पे काम करना पड़ेगा और इसलिए आपको सारी जानकारियां देनी पड़ेंगी, सारी चीजों के बारे में बताना पड़ेगा और उन सबूतों के आधार पर बताना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन डिस्कस किया कि साउथ चाइना सी, तो साउथ चाइना सी में आपको बताना पड़ेगा कि इसमें चाइना की चिंता क्या है या चाइना की भूमिका क्या है, वहीं वियतनाम जैसे देशों की उसमें क्या भूमिका है, उनको अपनी संप्रभुता का क्या प्रॉब्लम है। आप अगर बताएंगे कि किस तरह से चाइना इसमें आपको सबूतों के आधार पर कार्य करना होगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि किस प्रकार से चाइना अपनी साम्राज्यवादी नीतियों का विस्तार करने का प्रयास कर रहा है और आपको इसमें एक दो पक्ष लेने पड़ेंगे कि जिस प्रकार श्रीलंका में उसने शुरुआत में कार्य किस तरह से किया और फिर बाद में किस तरह से श्रीलंका को एक ट्रैप में फंसा लिया और एक उसके जो आर्थिक हित है उस आर्थिक हित को, श्रीलंका के आर्थिक हित कई बार प्रभावित होने लगे हैं। तो इन सब चीजों की जानकारी आपको देना पड़ेगा।
ये सारा पॉइंट्स आपको बताना पड़ेगा। रिव्यू वर्ड अगर आता है तो आपको उस विषय पे जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आर्ग्यूमेंट्स है, सब्जेक्ट, उस पे ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे सपोज कीजिए कि एक हम लोग देखें दक्षिण दक्षिण सहयोग, तो दक्षिण दक्षिण सहयोग क्यों ज़रूरत है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि उत्तर और दक्षिणी देशों के बीच में किस तरह आय की विषमता है, कैसे विकास और विकासशील देशों के बीच में अंतर हो रहा है। इन सारी चीजों को आप बताएंगे तब फिर ये कार्य कर पाएंगे। बच्चों कमेंट वर्ड आता है, यानी कि इसमें आपको टिप्पणी करनी पड़ती है, तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को उठा कर करके और हर बात पे अपनी विशेष जानकारी, आपने जैसे क्रिकेट की कमेंट्री देखी होगी तो उसी तरह से इस पे कमेंट्री करनी है और आपको बताना है कि कैसे कैसे ये पॉइंट्स पे उठ कर कर करके आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं अभी सपोज कीजिए संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पे, तो आपको ये बताना पड़ेगा। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बच्चों जो अगला मेरी क्लास होगी उस क्लास में मैं इसी पे चर्चा करने वाला हूँ। संयुक्त राष्ट्र संघ जो कल क्लास होने वाली है उसमें मैं संयुक्त राष्ट्र संघ, तो इसीलिए मैं आज उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूँ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर बात की जाती कि उनकी भूमिका, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका और क्या है, ये कौन कौन से क्षेत्रों में कार्य कर रहा है और क्या इसका मेन रोल है, ये पूछा गया। तो आप बताएंगे कि संयुक्त राष्ट्र संगठन के रूप में कैसा है, अब तक उनकी सफलताएं कहाँ कहाँ रही हैं, उन सफलताओं से क्या क्या चीज़ें हैं, क्यों सारे देश उसके इतने बड़े सबसे विश्व का सबसे अगर हम लोग बोले तो सरकारी संगठन बना है, क्यों बना है, इन सब के विषय में हम लोग बताते जाएंगे। तो कमेंट में एक एक पॉइंट को उठाइए और उन पॉइंट्स की विशेष चर्चा करते जाइए, ये सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों आपको मैंने बताया कि प्रश्नों को कैसे अच्छी तरीके से उत्तर लिखें, यानी कि प्रश्नों का सटीक उत्तर, और जो टेल पार्ट्स हैं उसको कैसे आप टेकल करें, यानी प्रश्नों के सटीक उत्तर के साथ टेल पार्ट्स को कैसे रखें, ये आप ध्यान देंगे। बच्चों एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ चर्चा करना चाहता हूं। बच्चों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, आप लोगों के साथ चर्चा भी की है, जो क्वेस्ट चैनल है हमारा उस पे मैंने एक टेस्ट सीरीज का आयोजन किया है जो कि जो कि एक सप्ताह में 2 दिन इसकी परीक्षण किया जाता है और इसमें हम लोग सब्जेक्ट वाइज परीक्षण कर रहे हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उस नेक्स्ट टॉपिक में एंशिएंट के पार्ट 2 का हम लोग टेस्ट लेने वाले हैं और उसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज होगी उस नेक्स्ट सीरीज में हम लोग आर्ट एंड कल्चर के बारे में क्वेश्चंस पूछेंगे। लगभग 30 से 50 प्रश्नों के बीच में ये टेस्ट सीरीज होती है, जिस टेस्ट सीरीज को आप कीजिए और उन क्वेश्चंस को देखते रहिए तो आपको पढ़ने और आपको सटीकता से किसी भी उत्तर को देने की आपको एक अच्छी जानकारी मिल पाएगी। बच्चों साथ ही मैं आप लोगों के साथ क्वेस्ट चैनल पे लास्ट जो भी संडेज हुआ करेंगे, लास्ट जो भी वीकडेज होंगे और लास्ट संडे होंगे, उस लास्ट संडे या सैटरडे को मैं एसर्शन रीजनिंग का कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस दूंगा। उसमें सिर्फ एसर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। बड़ा ही यूनिक टेस्ट सीरीज होगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस टेस्ट सीरीज का लाभ लीजिए, जो कि आप लोगों के प्री के एग्जाम्स को भी बहुत सुदृढ़ बनाएगा। तो आशा करता हूं कि आप लोग इन सारी चीज़ों को देख रहे होंगे और सारी चीज़ों को समझ रहे होंगे। बच्चों अगर आपको ये पूरी की पूरी स्ट्रेटजी वीडियोस और ये सारी चीज़ें पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बच्चों आप मुझे t.me unacademy_ निशांत श्रीवास्तव पे फॉलो कर सकते हैं, जो कि टेलीग्राम चैनल है जिसमें मैं अपने सारे विद्यार्थियों के लिए अपने सारे जो टॉपिक्स हैं उनको और जितने भी हमारी क्लासेस हो रही हो तो उनका शेड्यूल्स की जानकारी देता रहता हूं। आप मुझे @spectra निशांत 7339 पे फॉलो कर सकते हैं। इसके में आप मुझे फॉलो करने के बाद मुझे मैसेज कर सकते हैं, जिस मैसेज के प्रति उत्तर में मैं आपको सारे जवाब और सारी चीज़ें देकर करके आप लोगों की तैयारी को आपको तैयार कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता हूं। निशांत वन कोड का यूज करें अगर आप मेरे
साथ जुड़ना चाहते हैं और मेरे साथ आकर कर करके तैयारी अपनी परिपूर्ण करना चाहते हैं तो निशांत वन कोड का यूज करें। आप लोग अगर ढंग से मेरे साथ रह कर करके करेंगे तो मैं आपके मेंटरशिप के अपने मेंटरशिप के द्वारा आपके एग्जाम को सफल बनाने का पूरा प्रयास करूंगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो ये सेशन पसंद आया होगा। इस तरह के और सेशंस हम लोग लेकर के आते रहेंगे ताकि आप अपनी जितनी भी तैयारी है उस तैयारियों को एक सटीकता दे सकें, एक रूप दे सकें। धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच बच्चों।